नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दो सुधी और विद्वान प्रोफेसर्स इस समय हार्ट टॉक भारत के मंच पर आपको सीधे दिख रहे हैं। प्रोफेसर रवि रामचंद्र जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, प्रोफेसर शक्ति जायसवाल जो उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं। मैं नाम भूल रहा हूं, अभी वो परिचय में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। लेकिन दोनों नेपाल और विशेष करके सार्क के मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप इन दो प्रोफेसर से वो बातें आज सुनेंगे, और क्यों सुनेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। ये बताऊं कि इसके पहले इनसे नेपाल के मुद्दे पर जो हमने बातचीत की वो आप लोगों ने बहुत सराहा है, उस पर बहुत कमेंट्स भी आए हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स को देखते हुए हमने जो आपसे वादा किया था कि हम 2 वीडियो और बनाएंगे। इन परिस्थितियों में जब हम आपसे वीडियो पर बातचीत करने जा रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति है कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित होने जा रही है, ये खबर है। और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, कोई हाइप करने की बात नहीं है। संसद में और ऑल पार्टी मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ के आवाम का पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करते हुए दिख रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि अब देश को संभलना होगा, तैयार होना होगा किस परिस्थिति से लड़ने के लिए, जैसे 2020 में हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी थी। इसका मतलब है हम पैनिक ना हो। सप्लाई चेन क्या है, किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया के सामने होने जा रही है, क्योंकि ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष में क्या कुछ होने जा रहा है ये हम किसी और वीडियो में और प्रतिदिन हम आपसे चर्चा करते हैं। लेकिन दो विद्वानों के साथ जब हम बातचीत कर रहे हैं तो अपने पड़ोसी नेपाल में क्या कुछ घटना होने जा रहा है, और इन परिस्थितियों में जब ये क्राइसिस प्रभावी तौर पर भारत के पड़ोसियों को भी प्रभावित कर सकता है, तब नेपाल में एक नए प्रधानमंत्री जो जेनजीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बालेन शाह, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं रामनवमी के दिन। और प्रधानमंत्री बनते ही उनके सामने जो चुनौतियां होंगी वो मैंने आपको एंकर में बता दिया है। क्या होगी नेपाल की और भारत के संबंधों की स्थिति, और कैसे दुनिया के साथ ये जुड़ते हुए अपनी अपनी समस्याओं को सुनते हुए एक बेहतर पड़ोसी की भूमिका में आएंगे। आज इसी मुद्दे पर दोनों से बातचीत करने जा रहे हैं। शुरुआत प्रोफेसर रवि सर से। प्रेजेंट क्राइसिस के साथ भारत और नेपाल के संबंध जिस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक नवयुवक प्रधानमंत्री सत्ता संभालने जा रहा है, जिम्मेदारी भारत की ज्यादा होगी या नेपाल की? प्रोफेसर रवि। नमस्ते आपको और आपके दर्शकों को। आपने परिचय में ही ये विधिवत बता दिया कि दिशा नेपाल की अब जो होने वाली चुनौतीपूर्ण रहेगी। चुनौती इसलिए कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो आ गया, इससे पूरे विश्व की राह, जो आर्थिक राह कम से कम आसान अब नहीं रही जी। कल बालेन शाह नेपाल के 43वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। और उनकी छवि के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक मजबूत प्रशासक के रूप में काठमांडू उन्हें देखा गया। राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी, जिसमें भारत विरोधी स्वर भी शामिल है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में अचानक एक ट्विस्ट जो देखने को मिलेगा वो ये कि उन्होंने बुद्धिस्ट संतों को बुलाया है और उसके साथ 108 बटुकों को बुलाया है जो स्वस्ति मंत्र का वाचन करेंगे। एक तरह से जो नेपाल में परंपरा थी राज सिंहासन पर सिंहासन रोहण की, उस परंपरा का निर्वहन वो करते दिख रहे हैं यहाँ। तो ये एक उनका दिख रहा है कि जो भारत से सांस्कृतिक जुड़ाव होना चाहिए, या कहें कि हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़ाव जो होना चाहिए, वो पहले ही दिन से दिखा दे रहे हैं कि वो रहेगा। और नेपाल में चूंकि हिंदू और बौद्ध मतावलंबी पर्याप्त संख्या में हैं, तो ये कम्युनिस्टों ने जो दिशा तय की थी एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष नेपाल की, उससे अलग जो है वो चलने जा रहे हैं। ये प्रथम। दूसरी चीज जो ईरान का संकट है, ईरान अमेरिका युद्ध का, और एक ऊर्जा संकट जो पूरे विश्व में निर्माण हो रहा है, उसका नेपाल भी अछूता नहीं रहेगा। बिल्कुल। और इसलिए भी नहीं कि भारत में तो समझिए कि अपनी जरूरत का 5% 10% तो तेल गैस हो भी जाती, नेपाल में वो भी नहीं है, लैंड लॉक्ड देश है।
वो चीन और भारत पर ज्यादातर सप्लाई राइट, इसलिए निर्भर राइट, करता है। राइट, राइट। अब यहाँ पर समस्या ये आएगी, और एक समस्या ऊर्जा की आएगी जो उसकी अर्थव्यवस्था को डिरेल करेगी। दूसरी समस्या ये कि 30 लाख से अधिक, मतलब 3 मिलियन से ज्यादा नेपाली वर्कर्स गल्फ के अलग अलग देशों में काम करते हैं। राइट, राइट। अब वो वापस नेपाल की तरफ आ रहे हैं वापस, तो एक एम्प्लॉयमेंट का जो संकट पहले से ही नेपाल में था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दूसरी चीज की महंगाई बढ़ेगी, सप्लाईज वहां घट रही है, ऑयल की घटेगी तो महंगाई वहां पहले से ही थी और महंगाई अब और बढ़ेगी। प्रोफेसर शक्ति, सवाल बड़ा अहम है और इसी बात को मैं प्रोफेसर रवि आपसे बात करते रहा हूं, आप बने रहिए। प्रोफेसर शक्ति, सवाल अब बहुत महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से ये नेपाल आगे बढ़ने जा रहा है। जी नमस्कार आप सभी को। जैसा कि कल रवि सर ने कहा है कि कल एक नया सूरज नेपाल में उदय होगा, नई आगाज के साथ युवाओं की राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और मुझे लगता है कि इसमें काफी युवाओं की टोली है। रवि लामी छाने जो अध्यक्ष हैं उनकी खुद बहुत युवा है, और इसके अलावा ऐसी संभावना है कि शायद वो वाइस प्रेसिडेंट या गृह मंत्री का पद देखें। और जो उनके उपाध्यक्ष हैं स्वाडिंग वागले और अन्य पार्टी के जो युवा चेहरे हैं, शिखर खानाल, तुमना श्रेष्ठ, सुडान गुरुंग और विक्रम सिंह थापा जो पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो एक ऐसी टीम इनके पास रही है काफी हद तक, जैसे भारत में आपने आम आदमी पार्टी देखी थी कि एक अलग तरह का बौद्धिक हुजूम अन्ना हजारे के नेतृत्व में आया था, क्योंकि एक टीम स्पिरिट ही, एक अच्छी टीम नेपाल को वो सारे सपने दिखा सकती है, नए नेपाल को लेकर के। जी जी जी, जो जेनजी मूवमेंट पे उनका सपना था कि हम लोग नेपाल को स्विट्जरलैंड बनाएंगे, हम लोग नेपाल को करप्शन लेस करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हमारे बालन शाह साहब ने जो भी सपना देखा है, जो दिखाया है नेपाल की आवाम को, अब उसको जमीनी धरातल पर उतारने का वक्त आ चुका है। काफी अच्छा काम उन्होंने काठमांडू में किया भी था मेयरशिप के दौरान। मैंने और जितने भी मैं व्यक्तिगत भी देखता हूँ, जाता हूँ नेपाल, तो मैं जितना फील करता हूँ कि काठमांडू में जो आपने जैसा कि अभी कहा ना कि जो रवि सर ने कहा कि बौद्धिस्ट और हिंदू कल्चर को मिला के, तो कल्चर पे बहुत फोकस होता है नेपालियों का। नेपाल एक ऐसा छोटा देश है जिसने अपनी कल्चर को बहुत सजो के रखा है। वो हिंदू राष्ट्र के तौर पे अपने को गौरवान्वित तरीके से महसूस करते हैं, कराते हैं। यकीन मानिए, आज भी मैं जाता हूँ नेपाल में, हर घर के बाहर दिया जलाना, कमल के पुष्प रखना, जल रखना, स्वास्तिक के निशान, ये आपको भारत में कुछ जगहों पे मिलेंगे रैंडमली, या पहाड़ी या महाराष्ट्र में दिख जाते हैं। उत्तर भारत में हम लोग के यहाँ लगभग गायब हो चुकी परंपरा है, लेकिन नेपाल अपनी परंपरा, संस्कृति, स्मृति को बहुत ही सजो के रखता है। तो ये बालन साहब अच्छे से जानते हैं कि इसी कल्चरल हेरिटेज को हम अगर सजो के रखेंगे तो ये मल्टीपल होगा। और रही बात जो आपदा क्राइसिस है, जिसमें सऊदी में या मिडिल ईस्ट में बहुत सारे नेपालीज हैं, तो देखिए मेरा ये कहना है कि नेपालीज बहुत सारे हर जगह पे हैं, यूरोप में भी है। अभी बालन साहब ने इलेक्शन कैंपेन में कहा था हम जो ब्रेन ड्रेन है उसको वापस लाएंगे, रोजगार के अवसर देंगे, लेकिन ये सारी चीजों में वक्त लगेगा, संतुलनकारी व्यवस्था बनानी होगी। भारत विशेषकर, क्योंकि चीन से तो इनके संबंध जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्व में अच्छे हो चुके हैं, काफी क्लोज रहा है। जो उनके केपी शर्मा ओली साहब रहे हैं, उनके दौर में उन्होंने काफी ज्यादा, हद से ज्यादा क्लोजिंग की है, भारत को किनारे कर रखा है काफी समय से। तो भारत किस तरह से मुख्य भूमिका में आएगा, विशेषकर टूरिज्म को लेके, अपराध नियंत्रण को लेके, कल्चरल टू कल्चरल रिलेशन को लेके, पीपल टू पीपल रिलेशन को लेके, ये सारी चीजें मायने रखती हैं कि किस तरह से भारत को और नेपाल को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम दोनों की जरूरतें हैं। भारत को सुरक्षा की जरूरत है, नेपाल को स्वायत्तता या स्वावलंबन की जरूरत है। राइट। प्रोफेसर शक्ति, एक बड़ा अहम सवाल है। खबर ये है, मैं आप दोनों से ये सवाल करता हूँ, खबर ये है कि नेपाल में ओली के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की तैयारी हो रही है। अभी बालेन शाह ने शपथ भी नहीं ली, एक पॉलिटिकल वेंडाटा की स्थिति बनती हुई दिख रही है। क्या ये प्रोपोगेट होगा विपक्ष की तरफ से, क्योंकि ओली तो अब तो विपक्ष के ही भूमिका में होंगे? जी
नहीं देखिए, वहां पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पैमाना था और जेनजी मूवमेंट में बहुत से युवा मारे गए हैं, तो उनको चूंकि पहली सरकार चुनी हुई आ रही है तो मैसेज देना है उनको भी, क्योंकि ये जो पूर्ण बहुमत मिली है, ओली साहब हारे हैं, तो राजनीति में मैसेज देने का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैसेज देने के लिए इस तरह का एटमॉस्फेयर बन रहा है और हमें ये समझना होगा कि ना, जैसे कि बांग्लादेश का उदाहरण लीजिए, तारिक रहमान जब आए तो उसके पहले का माहौल बिल्कुल अलग था। बहुत सारे मैसेज चल रहे थे कि पाकिस्तान से बड़े क्लोज हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आप ट्रेडिशन पकड़िए, भारत और बांग्लादेश का जो ट्रेडिशन था, जो शेख हसीना का ट्रेडिशन था, वही फॉलो अप हो रहा है। तारिक रहमान सुलझे हुए, वो मालूम है उन्हें कि वर्तमान, भूत और भविष्य क्या है। तो ये जो हमारे युवा क्या कहते हैं, बालन शाह साहब जो सत्तासीन कल से हो रहे हैं, इनको भी इस बात को सोचना है, समझना है कि केपी शर्मा ओली से कितना डिस्टेंस बना के या कितनी उनको जो उनके जाति मामले हैं, करप्शन के जो मामले हैं, और भी मामले हैं, नॉट ओनली केपी शर्मा ओली, वहां तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी करप्शन में डूबी हुई थी। तो उस पर किस तरह का स्टैंड लेंगे, चूंकि ये जनता की डिमांड है, युवा है। देखिए, युवाओं के साथ बड़ी दिक्कत होती है, युवाओं में जनता की डिमांड को लेके बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी होती है। अब उस एग्रेसिव पॉलिसी को अख्तियार करते हैं या संतुलनकारी रणनीति, मध्यस्थतावादी रणनीति रखते हुए बिल्कुल पहले नेपाल की अंदरूनी समस्या का समाधान करते हैं, उनकी तरजीह क्या होगी ये देखना होगा। और इसमें उनकी टीम यूनिट का काम महत्वपूर्ण होगा, जो उनकी युवा टीम है वो किस तरीके से चीजों को करती है, ये काफी बड़ा मतलब इस पे तय होगा कि कैसी चीजें होंगी। प्रोफेसर रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर रवि से मैं सवाल करने ही जा रहा था, तो एक बार एक फ्रेम में नहीं है, लेकिन प्रोफेसर शक्ति जायसवाल हमारी बात को सुन पा रहे हैं। प्रोफेसर रवि सर के वॉइस में कुछ समस्या आ रही है या कुछ हमारे दोनों के बीच में जुड़ाव का जो कारण है वहाँ कुछ हिंड्रेंस पैदा हो रही है, लेकिन वो बहुत जल्दी हमसे जुड़ेंगे। शक्ति जी, एक बड़ा सवाल है सर। आपने कहा संतुलन बनाना होगा, लेकिन जेंजीज के आंदोलन के बाद बालन शाह एक युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संतुलन के बगैर जो निर्णय लिए, जैसा कि मैंने सवाल भी किया कि क्या पॉलिटिकल वेंडेटा की शुरुआत मांग के आधार पर हो जाएगी? क्योंकि कुछ भी हो, कम्युनिस्टों का अपना जो एक नेटवर्क है वो पूरे नेपाल में प्रभावी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कम्युनिस्ट, देखिए कम्युनिस्ट एक विचारधारा है, वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगी। जी। और वो विपक्षी दल के तौर पे भी उनकी जड़ें काफी गहरी है। नेपाल में काफी सालों से इन्होंने अपने को एस्टेब्लिश किया है, तो ये ठीक है कि एक तूफान आया और ये किनारे हो गए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो समाप्त हो गए। ये कहना मतलब जल्दबाजी होगी कि नेपाल में कम्युनिस्ट बिल्कुल डिब्बा बंद हो गया, जैसा कि हम लोग लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन करप्शन फ्री गवर्नमेंट या करप्शन के खिलाफ एक आगाज करना, क्योंकि देखिए युवाओं के साथ मैंने पहले भी कहा कि युवा नेतृत्व में बालन शाह साहब को कुछ तो करना होगा उनकी मांग को ठंडा करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब वो दिखावे का होता है या यथार्थ धरातल पर उनके सारे जो करप्शन के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत से मामले हैं और नेपाली जितने भी पीएम हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, मिनिस्टर्स हुए हैं, उन सभी के खिलाफ मामले हैं। केपी शर्मा ओली के खिलाफ नाराजगी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उनके समय वो दुर्घटना हुई थी जिसमें जेनजी मूवमेंट हुआ था, बड़ी संख्या में लोग मरे थे। तो ओली साहब पे आक्रोश बहुत है। और भारत के लिए कुल अगर देखेंगे नजरिए से, भारत के नजरिए से, तो केपी शर्मा ओली साहब को एक सबक मिलना भी चाहिए। जितनी क्षति उन्होंने भारत को दी है, मुझे नहीं लगता कि भारत नेपाल संबंधों के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री, क्योंकि दुर्भाग्य ये रहा है कि 2008 से 5 साल वो कार्यकाल में रहे हैं, अलग अलग रहे हैं, कभी 2 साल, कभी 1 साल, कभी 1 साल, लेकिन ओली साहब लंबे टेन्योर तक रहे हैं और कभी भी उन्होंने भारत नेपाल संबंधों को दूरगामी दृष्टि से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, इतिहास के नजरिए से, संबंधों को बेहतर करने के नजरिए से कोई बड़ा अख्तियार नहीं किया रवैया। और संबंध बहुत निचले स्तर पे चले गए ओली साहब के दौर में। तो हम लोग तो चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप ओली साहब पे हों ताकि कम से कम आने वाले कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा ना करें। एक संतुलन जो वर्षों से, राजा के समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, और एक संतुलन बना रहा भारत और चीन में, और भारत से बेहतर तो कभी चीन विकल्प हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ लैंड लॉक का मामला नहीं है, भूगोल बनाता है, इतिहास बनाता है, संस्कृति बनाती है कि हम नेपाल एक है।
अब बिल्कुल। इसको अब चाइना गलत तरीके से परिभाषित करता है, या चाइनीज जो इनकी प्रोपेगेंडा है ये इसको कहते हैं कि भारत बिग ब्रदर की तरह रवैया अपना के अख्तियार कर रहा है, आपको कब्जा कर रहा है, आपके ऊपर अतिक्रमण कर रहा है, इस तरह की चीजें, बॉर्डर डिस्प्यूट पैदा करते हैं, या नदी जल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर डिस्प्यूट पैदा करते हैं। तो ये तो चाइनीज जो है प्रोपेगेंडा है, वो तो बौद्धिस्ट स्ट्रक्चर पे भी कर रहे हैं। उनको तो ये कहना है यहाँ तक कि भगवान महात्मा गौतम बुद्ध जो है उन्हीं के थे। हम्म। चाइनीज इतने बड़े प्रोपेगेंडाकारी हैं कि वो बुद्धिस्ट कल्चर को भी अपना कह रहे हैं, जो कि भारत की संस्कृति है। ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि चुनौतियों से निपटने में जो एक मार्क्सवादियों के खिलाफ माहौल है नेपाल में, उसको कैश करते हुए अगर बैलेंसिंग एक्ट बालेंसा दिखाएंगे और भारत को साथ लेकर के चलेंगे तो प्रेजेंट क्राइसिस को बेहतर तरीके से वो टैकल भी कर सकते हैं। क्या होगी ये स्थिति, हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।